नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मुंबई में दरिंदगी के इंतहा का मामला सामने आया है। हैवानियत ने दिल दहला दिया है। इसी पूरे मामले में एक बेटी के साथ वहां पर जघन्य रेप को अंजाम दिया गया, उसके बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसी पर मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे सुनते हैं। त्याची कंपनी आहे, त्या कंपनीचा वॉचमन यांनी कंट्रोल रूमला फोन करून कळवलं की तिथे एका बाईला मारहाण सुरू आहे। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कंट्रोल रूमने संबंधित पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी पाठवले। संबंधित अधिकारी 10 मिनिटाच्या आतमध्ये तिथे पोहोचले आणि त्यांना एका उघड्या टेम्पोच्या आतमध्ये ही महिला अत्यंत सिरियस कंडिशनमध्ये त्यांना आढळली आणि त्यावेळेस जागेवरच त्यांनी निर्णय घेऊन त्या महिलेला इतरत्र कुठे शिफ्ट न करता एका कॉन्स्टेबलने त्या टेम्पोची चाबी त्या चौकीदाराकडून घेऊन स्वतः पोलिसांनी गाडी चालवत ताबडतोब राजावाडी हॉस्पिटलला आणून त्या महिलेला दाखल केले। डॉक्टरांनी त्या महिलेवर उपचार त्वरित सुरू केले। या चौकीदाराच्या तक्रारीवरून आपण साकीनाका पोलीस स्टेशन येथे 307, 376 असा गुन्हा आपण दाखल केला आणि त्याचा तपास पुढे आपण सुरू केला। या तपासामध्ये साकीनाका पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी, त्याचप्रमाणे क्राईम ब्रांचचे अधिकारी कर्मचारी हे सगळे कामाला लागले। त्या परिसरामधले असलेले CCTV चे फुटेजेस चेक करण्यात आले आणि त्यावरून एक आरोपी ज्याचं नाव मोहन आहे, जौनपुर UPचा राहणारा आहे, या आरोपीला संशयावरून ताब्यात घेण्यात आलं। या आरोपीचे कपडे जप्त करण्यात आले आणि त्याच्यावर सुद्धा काही रक्ताचे डाग आपल्याला मिळून आले। तर ते तपासामध्ये ते बळीत बाईचे आहेत किंवा कसे याबद्दल आपल्याला खात्री करावी लागेल। हा जो मोहन आहे त्यास आपण अटक केलेली आहे आणि 21 सप्टेंबरपर्यंत त्याची पोलीस कोठडी आपण घेतलेली आहे। आपण या गुन्ह्याच्या तपासासाठी 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई है। ACP ज्योत्सना रासम ज्या अनुभवी महिला अधिकारी आहेत आमच्या, त्यांना तपासी अधिकारी सीनियर ऑफिसर ज्योत्सना रासम है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम आपण तैनात केलेली आहे। आमचा मानस आहे कि पुढच्या येणाऱ्या एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया गया है, जिसका जो नेतृत्व है वो महिला अधिकारी करेगी। वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। उघडकीस आणून त्याचा तपास पूर्ण करण्यात येईल आणि आताच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केले आहे कि हा, जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आदेश दिया है, ये जो पूरा क्राइम है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। जल्द से जल्द इस मामले को हम कोर्ट में लेकर आएंगे और गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे। आणि म्हणून या गुन्ह्याला आम्ही 302 चे कलम सुद्धा लावलेले आहे। अब जैसे कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित है उसकी मौत हो चुकी है, तो अब इसमें रेप और मर्डर के जो IPC की धारा है, रेप और मर्डर के उस धाराओं के तहत केस को बदला जाएगा। इस पूरे मामले में 307 से अब ये पूरा मामला 302 के तहत दर्ज किया जाएगा। परंतु आतापर्यंत झालेल्या तपासामध्ये फक्त एकच आरोपी
याच्यामध्ये आत्ता तरी तपासामध्ये निष्पन्न झालेला आहे। तुमच्यापैकी काही लोकांना पहले ये शक था हमें कि इस पूरे मामले में एक से ज्यादा आरोपी है, इसलिए आईपीसी की धारा 34 को लगाया गया था। लेकिन जैसे हमारा जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा हुआ है, इस पूरे मामले में एक ही आरोपी है, इसलिए। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। विजय रूपाणी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, अगले ही साल नवंबर दिसंबर में गुजरात में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले इस तरह से इस्तीफा देना विजय रूपाणी का। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। विजय रूपाणी ने इस्तीफा सौंप दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। यकीनन जिस तरह से इलेक्शन के ठीक पहले उनका इस्तीफा हुआ है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। इस वक्त मेरे गोपी घंगर जुड़ चुके हैं मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। विजय रूपाणी के इस इस्तीफे की बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? गोपी, बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि विजय रूपाणी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन गुजरात में होगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल को मिले, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। साथ ही अचानक जो गुजरात के प्रभारी है, जो केंद्रीय मंत्री भी है भूपेंद्र यादव, साथ ही जी सतीश, ये दोनों आज गुजरात पहुंचे थे। आज सुबह जो कार्यक्रम था सरदार जो धाम है, वहाँ पे जो कार्यक्रम था वहाँ पे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। लेकिन अचानक शाम को 4 बजे वो राज्यपाल को मिलने के लिए पहुँचते हैं। पेश कर दिया। इसका साफ मतलब है कि 2022 का चुनाव अब जो एक साल जितना वक्त बचा हुआ है, इस एक साल में जो नेतृत्व परिवर्तन होगा और उसी के भरोसे पर बीजेपी अब 22 का इलेक्शन लड़ने की रणनीति बनाएगी। अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, वो भी उनके साथ गए थे। हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री का इस्तीफा है, तो अब एक नया पूरा कैबिनेट बनेगा और क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अचानक बीजेपी ने आज इस तरीके का जो फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस्तीफा देकर वो राज्य भवन के बाहर पहुंचे हुए हैं। बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? गोपी, देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस तरह से इस्तीफा देना ये कोई सामान्य बात नहीं, और हाल फिलहाल में भी इस तरह की कोई खबरें नहीं थी। हालांकि बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से जरूर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन खासतौर से गुजरात के मद्देनजर, चूंकि वो गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, वहां पर एक मुख्यमंत्री को अगर चुनाव के ठीक पहले इस तरह से बदल दिया जाता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी के साथ वो 3 बड़ी वजहें जो विजय रूपाणी के खिलाफ थी, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। गोपी, और एक बड़ा नाम सबसे आगे इस वक्त कौन चल रहा है गुजरात में? अगर विजय रूपाणी की जगह किसी की ताजपोशी होगी तो वो कौन सा नाम है जिस पर आलाकमान मोहर लगा सकता है? बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि जो विजय रूपाणी का जो नेतृत्व था, जिस तरीके से गुजरात में लगातार पिछले 5 साल से सरकार चल रही थी, हालांकि लगातार अटकलें विजय रूपाणी जब से मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद लगातार ये अटकलें चल रही थी कि गुजरात में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करेगी। लेकिन अब जब विजय रूपाणी सरकार के 5 साल पिछले महीने ही खत्म हुए हैं और अब उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज केंद्रीय जो सरदार धाम का कार्यक्रम था, उसमें सारे केंद्रीय जो मंत्री है जो गुजरात से आते हैं वो सारे मौजूद थे। उसमें मनसुख मांडविया भी मौजूद थे, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जो नेक्स्ट है गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उसके नेतृत्व में गुजरात का 2022 का चुनाव लड़े जाना है। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात के चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जिस तरीके से लगातार कोरोना हो या छोटे छोटे इश्यूज हो, उसको लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो विजय रूपाणी का नेतृत्व था वो इस सारी चीजों को रोकने में नाकामयाब। बिल्कुल, कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा था कि गुजरात में किस तरह की स्थिति खासतौर से दूसरी लहर के बाद वहां पर पैदा हो गई थी। क्या यही बड़ी वजह है, या विजय रूपाणी के दम पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि गुजरात में अगर वो जाती है तो वहां पर फिर सत्ता में नहीं आ सकती है? आपको बता दें, ये वो बीजेपी है जो सालों से
राज कर रही है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। गोपी, इस बात पर भी हमें बल देना होगा, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से सत्ता संभालते हैं मुख्यमंत्री की और 2014 तक रहते हैं। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को बनाया जाता है 2014 से, वो 2016 तक रहती हैं और फिर कमान दी जाती है विजय रूपाणी को। लेकिन उनका इस तरह से अचानक से इस्तीफा दे देना, और भी किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिलकर रूपाणी ने इस्तीफा सौंप दिया है। आगे अब क्या होगा इस पूरे मामले में? उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं अपने इस्तीफे के साथ ही। उनकी ओर से ये बातें भी कही गई हैं। गोपी, बिल्कुल, आज ही मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जब राज्यपाल को मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने ये साफ कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने साल तक जिस गुजरात में मुख्यमंत्री विजय खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे, अब उनके सक्सेसर के तौर पर आनंदीबेन पटेल और फिर विजय रूपाणी को बैठाया गया। अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो प्रधानमंत्री का आभार माना है और साथ ही जो गुजरात की राजनीति है, खास करके जिस तरीके से इस वक्त चल रही है और उसमें भी विजय रूपाणी के जो फेलियर है वो ज्यादा है कामयाबी से, क्योंकि एक विकास मॉडल बनाया गया था और उसी के बेस पे 2014 का इलेक्शन प्रधानमंत्री ने लड़ा था। उसी के बेस पर देश की सत्ता पे काबिज हुए थे प्रधानमंत्री। और उसी गुजरात के अंदर जब एक फेल मॉडल की बात आती है, क्योंकि कोविड में हर किसी ने देखा कि किस तरीके से लोग मर रहे थे, किस तरीके से अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, चाहे वो श्मशान गृह हो वहां पे भी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो सवाल इसी पे खड़ा हुआ कि एक विकास मॉडल जिससे लेकर प्रधानमंत्री देश के तख्त पे काबिज हुए, लेकिन जहां विजय रूपाणी की बात आती है तो वहां पे ये विकास मॉडल क्यों फेल हो गया, ये भी सवाल खड़े हुए थे। और यहाँ तक कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार गांव-गांव में वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात में विकास के नाम पर छलावा किया गया है, इसकी भी बातें हो रही है। तो वैसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद को प्रूव करने में नाकामयाब साबित हो रहे थे और शायद यही वजह है कि 2022 का चुनाव उनके नाम के साथ बीजेपी नहीं लड़ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है और देखिए इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 1995 से ही, अगर बीच के कुछ समय को हम छोड़ दें तो 1995 से ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। साल 2001 में दिल्ली से तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा जाता है और लगातार वो चुनाव दर चुनाव जीते हुए चले जाते हैं, चाहे साल 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, और उसके बाद नेशनल लेवल पर उनका कद किस तरह से बढ़ जाता है। इसी गुजरात मॉडल को दिखा उन्होंने केंद्र में सत्ता में बनाई थी, जब बार बार वो कहते थे कि 6 करोड़ गुजरातियों की मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं, मेरा एक विकास मॉडल है। लेकिन उसको बाद के चेहरों ने, आनंदीबेन पटेल को भी हम सबने देखा किस तरह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में विजय रूपाणी को भी कमान सौंपी गई, लेकिन बार बार उस ऑरा से तुलना की जाती थी और कहा जा रहा था कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है बड़ा फैसला आलाकमान की ओर से लिया जा सके। अब अगर चूंकि 2017 में हम सब ने देखा है गोपी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, आपको भी याद होगा कि आखिरी मोमेंट तक ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि बाद में फिर बीजेपी अचानक से बड़ी बढ़त गुजरात में हासिल कर लेती है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार आम आदमी पार्टी भी वहां पर लगी हुई है। ऐसे में अब वो कौन सा गुजरात का चेहरा होगा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि गुजरात उसके लिए सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री यहां से आते हैं, गृह मंत्री यहां से आते हैं, तमाम बड़े नेता यहां से आते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री का इस तरह से बदला जाना, इसके बहुत बड़े संकेत हैं गोपी। चलिए गोपी के पास दोबारा हम चलेंगे, क्योंकि वो इस वक्त लगातार इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह रही जिसके कारण विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अगले ही साल यानी कि साल 2022 में यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं शुरुआती महीनों में, तो वहीं आखिरी महीनों में गुजरात में इलेक्शन होने हैं, गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों में। और वहां पर अगर मुख्यमंत्री को गुजरात में बदल देती है बीजेपी तो इसके बहुत बड़े मतलब है। गोपी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
जी बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज आ रही है। गोपी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है 2017 में भी हम सब ने देखा था कि अपने पिछले इलेक्शन के मुकाबले बीजेपी को कहीं ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीट, चाहे 2014 हो 2019 हो, गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी की झोली में डाल देती है। लेकिन जैसे ही विधानसभा की बारी आई 2017 में मशक्कत करनी पड़ी थी बीजेपी को। अब सवाल यह है, विजय रूपाणी को तो हटा दिया गया, चेहरा किसको बनाएगी बीजेपी? देखिए सवाल यही सबसे बड़ा है, क्योंकि अब तक जब तक केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को कैबिनेट नहीं दिया गया था, तब तक ये कहा जा रहा था कि अगर विजय रूपाणी को हटाया जाता है तो मनसुख मांडविया को बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यही आता है कि उनको कैबिनेट दे दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला, जिनको लेकर भी ये चर्चा चल रही थी कि वो सौराष्ट्र में पाटीदारों का बड़ा नाम है, उनको भी हो सकता है कि उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनको भी कैबिनेट लेवल का दर्जा दे दिया गया है। तो सवाल यही है कि क्या पुरुषोत्तम रूपाला या मनसुख मांडविया, इन दोनों पे प्रधानमंत्री को जिस तरीके का भरोसा है, और आज के दौर में जहां पे मनसुख मांडविया की बात आती है कि कोरोना का काल चल रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है, वैसे में क्या मनसुख मांडविया को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से गुजरात के अंदर, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो, दोनों में जिस तरीके से सीआर पाटिल के आने के बाद एक जो स्ट्रीमलाइन देखने मिलती थी वो नहीं देखने मिलती थी। लगातार जो सीआर पाटिल है ये सरकार के सामने कुछ ना कुछ इस तरीके की बात करते थे, या विजय रूपाणी जो है उनको लेकर भी कई सवाल खड़े करते थे। तो वैसे में जो नेतृत्व परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो थी कि हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन सीआर पाटिल ने जब 15 अगस्त को यहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा था, उसी वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में ही गुजरात में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पूरे जो समीकरण है, पूरे समीकरण बदल चुके हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि वो चेहरा कौन होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपना गृह राज्य सौंपने का भरोसा बैठेगा। सवाल बहुत अहम है चित्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं पे भी गुजरात को लेकर ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात है, गुजरात को यहाँ पे प्रयोगशाला मानी जाती है बीजेपी की, और इसी प्रयोगशाला में अगर यहाँ पे कोई इस तरीके का चेहरा आ गया जो 2022 में चुनाव नहीं जीता पाया, बीजेपी की भी प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की भी गोपी खानदार प्रयोगशाला है गुजरात, जिसके जरिए हम सब ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी 1995 से 20 के अगर 2 साल हम छोड़ दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार रही है। और नरेंद्र मोदी जब से वहां के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर 2014 तक तो एक छत्र उन्हीं का राज था, और उन्हीं के चेहरे पर 14 में भी और 2019 में पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन मैंने आपसे कहा हिंदुत्व की प्रयोगशाला, हाल ही में नितिन पटेल का एक बयान सामने आया था जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। विपक्षी दलों ने हालांकि विवादास्पद बताते हुए उस पर निशाना भी साधा था, जब वो ये कहते हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं कानून तभी सुरक्षित है, संविधान तभी सुरक्षित है। उनके इस बयान ने भी बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी और यकीनन उनकी पीठ भी थपथपाई गई होगी सत्ताधारी दलों के तमाम लोगों की ओर से, नेताओं की ओर से। तो क्या वो भी रेस में आगे हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह का हाल फिलहाल का उनका बयान अपने आप में बहुत अहम हो जाता है गोपी। बिल्कुल चित्रा, नितिन पटेल भी इस रेस में हो सकते हैं, क्योंकि नितिन पटेल तो तब भी रेस में थे जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था, और ये माना जा रहा था कि नितिन पटेल का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। यहाँ तक कि आखिरी मोमेंट तक नितिन पटेल ने सबको मिठाई खिला दी थी, इंटरव्यू दे दिया था कि वो उनका नाम फाइनल हो चुका है और शाम को नाम की घोषणा होगी। उसके बाद जब यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, उन्होंने एक पूरा समीकरण बदल दिया और उन नाम की घोषणा हुई तो वो विजय रूपाणी के नाम की घोषणा हुई। उसके बाद हमने देखा कि 2017 में खुद नितिन पटेल नाराज होकर बैठ गए थे, और नितिन पटेल को मनाने के लिए बकायदा 2-3 दिन तक बीजेपी के आला नेता गुजरात आए थे, और तब जाके नितिन पटेल माने थे। अब क्या नितिन पटेल भी इस रेस में, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस कैबिनेट में सबसे सीनियर लेवल के अगर कोई मिनिस्टर है तो वो नितिन पटेल है।
और नितिन पटेल का ये कह सकते हैं कि पाटीदार है, और पाटीदार होने की वजह से, क्योंकि 2017 में हमने देखा कि किस तरीके से पाटीदार जो है वो अगर बीजेपी से रूठ गए तो बीजेपी 99 पे सिमट गई थी, वो 100 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई थी। बिल्कुल। और अब अगर पाटीदार रूठते हैं, क्योंकि पाटीदार जो है, अगर बड़े चेहरों की, पाटीदार के बड़े चेहरों की बात की जाए तो उनका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के पार्टी की साइड झुकता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी इस मामले में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रही। आम आदमी पार्टी पाटीदारों को मनाने में लगी हुई है। जो उनका बड़ा नाम है महेश सवाणी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी सवाल है। और जब यहाँ पे कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तो सूरत के अंदर, जो सूरत बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिस सूरत से खुद गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल आते हैं, और उन्हीं के गढ़ में 27 कॉर्पोरेशन सीट लेकर आम आदमी पार्टी आई। ये एक सबसे बड़ी जीत थी, और यही वजह थी कि CR पाटिल ने उस वक्त ये कहा कि ये सोने की थाली में एक छेद है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, कांग्रेस उसके साथ साथ कोरोना के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि, और चित्रा इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात में 27 साल का बीजेपी का शासन है, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं है। लोगों के जहन में भी ये चीज है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के, अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने खुद ने कभी कांग्रेस का शासन नहीं देखा जब से मैं वोटर बनी हूं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जो लोग हैं, लोगों के अंदर भी एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने मिल रहा है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी फूक फूक के कदम ले रही है। अब गोपी सवाल ये खड़ा हो जाता है यहीं से कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे और उनके नेतृत्व के बलबूते वो इतने सालों से लगातार गुजरात बड़े मार्जिन से जीतती रही। हालांकि जब 2014 में वो केंद्र में आ गया, उसके बाद 2017 में वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। यही वो लोग हैं जो लोकसभा में बीजेपी को पूरी थाली भर के वोट दे देते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो 2017 विधानसभा की बात आती है, लेकिन चूंकि वहां पर नरेंद्र मोदी को सीएम नहीं बनाना होता है, इस वजह से लोगों में एक तरह का बंटवारा भी हो जाता है और बीजेपी वहां पर स्ट्रगल करती है। ऐसे में जब विजय रूपाणी से भी आज ये पूछा गया इस्तीफे के वक्त, जब पत्रकारों ने पूछा कि बताइए अब नेतृत्व किसका होगा 2022 के लिए, तो उनकी ओर से कहा गया कि हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ते रहेंगे और उन्हीं की अगुवाई में हम जाएंगे। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि एक करिश्माई नेतृत्व की जरूरत है इस वक्त गुजरात के भीतर, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद जितने भी चेहरे सामने आए हमेशा उन्होंने फॉलो ही किया है, वो खुद अपने आप को उस मजबूती से वहां पर स्थापित नहीं कर पाए। ऐसे में कौन हो सकता है अपने आप में अब सबसे बड़ा सवाल गोपी यहां से, क्योंकि गुजरात के लोगों के जहन में भी यह सवाल होगा कि अचानक से इतना बड़ा फैसला गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाना, क्योंकि चर्चा तो कुछ दूसरे राज्यों को लेकर चल रही थी कि वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन गुजरात से इस तरह की खबर का सामने आ जाना वास्तव में यह बहुत गंभीर मामला है। और मैं एक बार फिर से आपसे चाहूंगी, वो 3 बड़े चेहरे जो गुजरात में बीजेपी नेतृत्व के लिए जिनको आगे कर सकते हैं, जो रेस में इस वक्त चल रहे हैं, वो 3 बड़ी बातें जो रूपाणी के खिलाफ गई, जिसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। गोपी, बिल्कुल मैं आपको बताऊं चित्रा की जो 3 नए चेहरे अगर हम कहें तो जो चेहरे लोगों के जहन में है, उसमें एक जिसे अब केंद्रीय आरोग्य मंत्री बना दिया गया है, मनसुख मांडविया, क्योंकि लगातार उनके नाम की चर्चा गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है तो वो मनसुख मांडविया को बना सकती है। इस तरीके की बातें भी लगातार होती रहती है। वही पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मंत्री है, और पुरुषोत्तम रूपाला का एक नाम भी हो सकता है कि जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री की, क्योंकि गुजरात की जो कमान है वो उन्हें भी सौंपी जा सकती है। उनका काफी अच्छी पकड़ सौराष्ट्र में है, जहां 2017 के अंदर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। बीजेपी के पाले में सिर्फ अगर हम कहें तो उस वक्त 12 सीट ही आई थी 2017 में, जो सौराष्ट्र की है। तो सौराष्ट्र में एक तो पाटीदारों का गढ़ है, ऊपर से जो मनसुख मांडविया और अगर पुरुषोत्तम रूपाला की बात की जाए तो ये दोनों ही पाटीदार है। तो वैसे में हो सकता है कि इन दोनों के पास गुजरात की कमान सौंपी जाए। वही नितिन पटेल का नाम भी हम ऊपर कहेंगे, क्योंकि नितिन पटेल को भी हो सकता है कि गुजरात की कमान सौंपी जाए, क्योंकि कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री अभी डिप्टी सीएम के तौर पर है और कैबिनेट में सबसे सीनियर है। तो वैसे में ये एक जो ओवरऑल चेहरा है ये सामने आके उभरता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की फेलियर की बात करते हैं
तो उनका सबसे बड़ा जो फेलियर अब तक सामने आया है वो यही सामने आया है कि कोरोना के वक्त पर जब लोगों को सरकार की जरूरत थी, जब लोगों को मदद चाहिए थी, सरकारी मदद चाहिए थी, तब सरकार कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। ऑक्सीजन के लिए चाहे भटक रहे थे लोग, एक अस्पताल के अंदर बेड लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। कोरोना में जो दूसरी लहर में लोगों को स्मशान के बाहर भी इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी। तो ये सारे जो फेलियर्स है ये बताए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के ये फेलियर्स है, जो सरकार कहीं ना कहीं कोरोना को की रोकथाम और सबसे अहम अगर हम कहें चित्राग तो दूसरी लहर के दौर में उन्होंने गुजरात के अंदर किसी भी तरीके का लॉकडाउन भी अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया था कि जो मजदूर है वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन उस वक्त लोगों को ये कहा गया था कि आप घर के अंदर रहिए, तो लोगों को ये चीज भी काफी ज्यादा हर्ट कर गई थी कि हम घर में रहेंगे, खाएंगे कैसे, और अगर उनके बच्चे हैं तो नौकरी के लिए बाहर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों की वजह से उनको फेल माना जा रहा था और लगातार उनके जो लिए हुए फैसले हैं उनको हमेशा उनको बाउंस बैक होते थे। यानी अगर एक फैसला ले लिया है तो उस फैसले पे वो कभी नहीं रुकते थे, उस फैसले को उन्हें वापस ही लेना पड़ता था। भी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, जिनकी अब दोपहर के 3:30 बजने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से मैं जानकारी दे देती हूँ। तब तक मैं चाहूंगी कि और इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अब सभी के जहन में ये सवाल होगा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा गुजरात का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद, यानी कि जब से 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, उसके बाद से 2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी, और अब तीसरा कौन हो सकता है यह अपने आप में बड़ा सवाल होगा। हालांकि विजय रूपाणी ने 5 सालों का अपना कार्यकाल 2017 से लगातार हम सब ने देखा कि पूरा कार्यकाल नहीं, 2 हिस्सों में इसको हम बांट के देखेंगे, लेकिन 5 साल एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात में जरूर बिताए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में अगले साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। अब इसी के साथ बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कौन होगा। सुनते हैं विजय रूपाणी को। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत
अब तक के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे। अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार जताते हुए और कहा कि संगठन में काम करने की अब मेरी इच्छा है। जो भी नई जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। गुजरात की विकास यात्रा में योगदान का मौका मिला है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री गुजरात के इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भूपेंद्र यादव की भी मौजूदगी है, नितिन पटेल की भी उसमें मौजूदगी है जो उप मुख्यमंत्री हैं वहां के। उन्होंने कहा है, यानी कि विजय रूपाणी ने कहा है कि जो भी दायित्व अब मिलेगा उसको निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। पार्टी आला कमान का आभारी हूं। एक बार फिर से सुनिए। मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। विजय रूपाणी अब तक के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, नई जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लेकिन अचानक से लिया गया ये फैसला और इसको लेकर हर कोई हैरान है। इस वक्त हिमांशु मिश्रा राजधानी दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस तरह से फैसला लिया जाना, 1 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाना, इसके संकेत क्या निकलकर सामने आ रहे हैं और कौन सी वो बड़ी वजह रही जिसके कारण रूपाणी की कुर्सी चली गई? देखिए, बिल्कुल चित्रा, 1 साल से ज्यादा का समय, लगभग 1.5 साल का समय मान सकते हैं हम गुजरात विधानसभा चुनाव में। लेकिन विजय रूपाणी को लेकर ये शुरू से कहा जाता था कि वो अकेले चलने के लिए हैं। आप याद कीजिए, जब 2017 के अंदर सरकार बनी थी और नई कैबिनेट बनाई गई थी तो उसमें डिप्टी सीएम नितिन पटेल नाराज हो गए थे क्योंकि उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, उनको महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट नहीं दिए गए थे। तब जो है वर्तमान में गृह मंत्री और उस वक्त के जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, उनको इंटरवीन करना पड़ा था, उनको नितिन गडकरी को बनाना पड़ा, नितिन पटेल को बनाना पड़ा था और उसके बाद ही जाके नितिन पटेल माने थे और उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। उनको महत्वपूर्ण और भी विभाग दिए गए थे, उनकी नाराजगी थी। अब क्योंकि विजय रूपाणी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर कई बार जो है पार्टी के अंदर भी सवाल उठते रहे। केंद्रीय नेतृत्व उनके कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था और प्रदेश के संगठन के साथ भी उनके मतभेद समय समय पर आते रहे हैं और कई मंत्रियों ने उनकी शिकायत लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व को की थी। अब पार्टी को यह फैसला लेना था क्योंकि 1 साल से
थोड़ा सा ज्यादा का समय बचा हुआ है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि विजय रूपाणी की जगह नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। अब देखना यह है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर कौन नए पर्यवेक्षक वहां पर जाएंगे और वहां पर विधायक दल की बैठक के अंदर नए नेता का चुनाव होगा। देखना यह होगा कि दिल्ली से कोई नेता वहां पर मुख्यमंत्री बना के भेजा जाएगा या वहां के विधायकों के अंदर ही जो है नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो बहुत सोच समझकर पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 99 सीटों पर आ गई थी और बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब कभी नहीं रहा था। सरकार वहां भले ही बनी, उसके बाद कुछ कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हुए और वहां पर बीजेपी की संख्या लगभग 106 विधायकों की हो चुकी है। लेकिन फिर भी पार्टी नेतृत्व को यह था कि अगर 2017 जैसे हालात हुए तो शायद इस बार सरकार को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि 2017 में अगर हम देखें हिमांशु 99 सीटें यानी कि 100 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी। और उसके ठीक पहले अगर हम जाए तो 115 सीटें मिली थी 2012 में और 117 सीटें अगर हम देखें तो मिली थी 2007 में। बीजेपी लगातार मजबूत रही है गुजरात में। गोपी घांगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपी के पास हम चलेंगे, लेकिन आपके पास आते हुए हिमांशु, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा तेज है। उनमें से है मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल। नितिन पटेल को अगर थोड़ा हम साइड रखकर इन दो चेहरों की बात करें तो ये राज्यसभा के सांसद हैं, दोनों ही राज्य मंत्री के तौर पर दिल्ली में थे, लेकिन उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया और इस तरह से इन दोनों का ही कद बढ़ा दिया गया। इनके नामों पर क्या हाल फिलहाल चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है इनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, मनसुख मांडविया जो है वो लेवा पटेल हैं और बहुत संगठन के अंदर बहुत पकड़ रखने वाले आदमी हैं। वो प्रदेश के अंदर संगठन महामंत्री के तौर पे काम उन्होंने किया है और जब वो सरकार के अंदर मंत्री बनाए गए थे तो इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दिया गया था। अभी 7 जुलाई को जब कैबिनेट रिशफल हुआ था तो आप 7 अगस्त को 7 जुलाई को जब कैबिनेट रिशफल हुआ तो उसके अंदर भी जो है उनको पदोन्नत किया गया, उनके काम को सराहाया था सरकार की तरफ से और उनको केमिकल फर्टिलाइजर और हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इस वक्त जब कोविड चल रहा है, उसमें मैनेजमेंट और मनसुख मांडविया ने जो जिस तरीके से काम किया था फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या ब्लैक फंगस को लेकर, या ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है उसकी भारत बायोटेक के साथ भी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ और बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी भारत के अंदर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके और भारत वैक्सीनेशन ड्राइव को आज सबसे ज्यादा है। तो मनसुख मांडविया एक ऐसे चेहरे हो सकते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा पटेल हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी लोगों में शुमार होते थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। और पुरुषोत्तम रूपाला की भी संगठन में बड़ी जबरदस्त पकड़ है। पुरुषोत्तम रूपाला ने वहां पे कई संगठन के जो है यूनिक चीजें की थी। मुझे याद है 2012 के चुनाव से पहले जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने टिफिन जो है उसकी एक स्कीम निकाली थी जिसमें हर विधायक जो है इतवार को वो लंच जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करेगा। ब्लॉक के मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां पे कार्य होते थे और उनकी समस्याओं को जानते थे, प्रशासन की समस्याओं का फिर उसका संज्ञान लेके आगे दिया जाता था। एक तरीके का अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला ने वहां पे खड़ा भी किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही खड़ा किया था। तो ये दो नए चेहरे हैं। लेकिन नितिन पटेल बहुत लंबे समय से जो है वो विधायक है, बहुत कद्दावर नेता है। जब विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी 2016 के अंदर, तब भी ये था कि नितिन पटेल को बनाया जाएगा, लेकिन सरप्राइज नाम जो है विजय रूपाणी का सामने आया था। और याद कीजिए नितिन पटेल ने जो है बहुत से इंटरव्यूज दे दिए थे कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं निभा लूंगा। कई हम सब ने उनसे सवाल भी पूछे थे, कई एंकर्स ने पूछे थे कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले, तो उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी वो, मतलब ये मान के चला जा रहा था कि नितिन पटेल होंगे, लेकिन तब नहीं बन पाए थे। और याद कीजिए कि आनंदीबेन को जब हटाना पड़ा था तो पटेल समुदाय के रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर जो है वो पाटीदार आंदोलन के कारण उनको हटाया गया था। और मैं फौरन लौट रही हूँ, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप बताइएगा हिमांशु। लेकिन ये 4
चार चेहरे देखिए गुजरात सीएम की रेस में कौन कौन है। विजय रूपाणी के इस इस्तीफे के बाद नितिन पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक इस देश का कानून और संविधान सुरक्षित है। इसका हवाला उन्होंने दिया था अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसके मद्देनजर। नितिन पटेल के इस बयान के बाद काफी बवाल भी मचा था। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था जिसमें वो अपनी बात पर अडिग थे और उनका यह कहना था कि आखिर मैंने क्या गलत कह दिया है। मनसुख मांडविया आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद अभी कैबिनेट मंत्री, उनका कद बढ़ा दिया गया है केंद्र में। पहले राज्य मंत्री के तौर पर थे, लेवा पटेल से वो हैं और यकीनन इस जाति को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पुरुषोत्तम रूपाला को आप देख रहे हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद। कड़वा पटेल हैं वो, आपको बता दें कि वो भी राज्य मंत्री के तौर पर दिल्ली में कामकाज संभाल रहे थे, लेकिन उनको भी कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया और उनका भी कद बढ़ा दिया गया। सीआर पाटिल भी, आपको मैं सीआर पाटिल के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगी क्योंकि तीन चेहरे तो इस वक्त हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीआर पाटिल के बारे में और जानकारी हमारे दर्शकों को क्या देंगे आप हिमांशु? देखिए सीआर पाटिल जो है वो एक ऐसे नेता है जो संगठन के अंदर कैसे काम किया जाता है और कैसे चुनाव जीता जा सकता है, अगर कहीं सही उदाहरण होना चाहिए तो चित्रा वो सीआर पाटिल का होना चाहिए। सीआर पाटिल 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद हैं। 6,81,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। उनकी खासियत है वो पूरे 5 साल काम करते हैं और जब चुनाव आते हैं ना तो वो उसमें कैंपेन नहीं करते हैं। उनके 2 ही दिन कैंपेन होते हैं जो मैं जानकारी रखता हूं उनके बारे में। एक जिस दिन वो नॉमिनेशन करते हैं और दूसरा जिस दिन वो पोल करने जाते हैं, वो मतदान करने जाते हैं, वही उनके कैंपेन होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तो आप मुझे मेरे काम के आधार पर वोट दीजिए, मुझे प्रचार नहीं करना पड़ेगा। और जहां वो नवसारी से चुनकर आते हैं, नवसारी के अंदर चुनाव के दरमियान आप किसी बड़े नेता की वहां पर रैलीज नहीं देखेंगे, किसी को वो नहीं बुलाते अपने कैंपेन के लिए। वो खुद से अपने चीजों को मैनेज करते हैं और पूरे चुनाव के अंदर वो एक दिन कैंपेन के लिए निकलते हैं। एक जिस दिन वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं वो होता है और दूसरा मतदान के दिन। और सबसे ज्यादा मतों से जीतना, संगठन को खड़ा करना। एक दबे स्वर में भी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी सांसदों के अंदर हैं और कई बार वो संसद के अंदर भी कई प्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि सांसदों को किस तरीके से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करना चाहिए। ये वो लगातार बताते हैं कि एक सांसद की जिम्मेदारी क्या है और किस तरीके से आम जनता के लिए और संगठन के लिए वो काम करें अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो चुनाव नहीं हार सकते हैं। और सीआर पाटिल 3 बार जो है वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। 2009, 14 और 19 के अंदर सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीता था। और सीआर पाटिल, क्योंकि मैंने उनके काम करने की शैली को देखा है गुजरात चुनावों के दौरान, वो बहुत जो है पीछे से काम करते हैं और लोगों को यह लगता है कि सीआर पाटिल जिस तरीके से संगठन का काम करते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला है। ये अपने आप में काफी ज्यादा है। आपने कहा कि पर्दे से पीछे जो लोग काम करते हैं चुपचाप, उनको समय आने पर बीजेपी नवाज देती है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से मुख्यमंत्री जब इस्तीफा सौंपने के बाद आए थे सामने मीडिया के, जरा वो तस्वीरें दिखाई जाए। उसी में बैठे हुए हिमांशु भूपेंद्र यादव जी, वैसे तो वो हैं राजस्थान के, लेकिन बिहार का जब प्रभारी उनको बनाया गया तो कमाल का प्रदर्शन बीजेपी ने किया और जेडीयू और बीजेपी के वोटों में कितना बड़ा अंतर रहा हम सब ने देखा है कि बिहार में कितनी मजबूत हुई बीजेपी। गुजरात के वो 2017 के भी प्रभारी थे जब बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पाटीदार आंदोलन चरम पर था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार को बचा लिया। भूपेंद्र यादव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के कंधों पर अब कमान है कि जाइए और विधायकों से बातचीत कीजिए, तय कीजिए कि कौन होगा वो करिश्माई नेतृत्व जिसको लेकर आगे बढ़ेगी बीजेपी और 2022 में वो इलेक्शन के लिए जाएगी। देखिए, भूपेंद्र यादव जो है वो पार्टी के संगठन प्रभारी हैं अभी भी, क्योंकि वो फिलहाल ही मंत्री बने हैं। पिछले 1 महीना पहले ही उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और पार्टी नेतृत्व की तरफ से नए प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो इसीलिए वो संगठनात्मक दृष्टि से जो है वो वहां पर थे। लेकिन इतना जरूर है कि भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने भी बहुत सी चीजें कोऑर्डिनेशन की होंगी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, और उसके बाद ही जो है ये फैसला लिया गया है। तो भूपेंद्र यादव क्योंकि वहां के प्रभारी हैं, इस वजह से वो वहां हैं। लेकिन सारी चीजें जो है कोऑर्डिनेशन का काम भूपेंद्र यादव का जरूर रहा होगा, क्योंकि भूपेंद्र यादव संगठन के अंदर जैसे मैंने सीआर पाटिल के बारे में बताया वैसे ही वो काम करते हैं, बहुत पीछे से काम करते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, यकीनन भूपेंद्र यादव की वहां पर मौजूदगी है और वो गुजरात के प्रभारी भी हैं। बिहार में भी हम सब ने देखा था किस तरह से वो प्रभारी थे और कामयाबी बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार चुनौती बढ़ी है। अशोक सिंघल भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपके पास क्या जानकारी है विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद
अब दो सबसे बड़े नाम जो रेस में आगे चल रहे हैं, आपके सोर्सेज ने किस तरह की जानकारी दी है अशोक? देखिए चित्रा, यही नाम है, मनसुख मांडविया हो या सीआर पाटिल, क्योंकि सीआर पाटिल ने जिस दिन से उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा था पिछले लोकल बॉडीज का, अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी और संगठन में काफी माहिर माने जाते हैं संगठन को ठीक चलाने को लेकर के, और खुश भी है उनके काम से। आला कमान सीआर पाटिल के काम से खुश है। मनसुख मांडविया की अगर बात की जाए तो मनसुख मांडविया लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, मोदी के विश्वास पात्र हैं और नीचे से आए हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, जिले स्तर पे काम करते। जब उनको सेंटर में मंत्री बनाया गया था और जब केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री थे तब भी उनके काम को लेकर के काफी अप्रिशिएट किया गया था कोरोना काल के अंदर, सेकंड वेव के दौरान, और उसका ही इनाम उनको दिया गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री को दी गई थी उन पे विश्वास करके, क्योंकि इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री काफी क्रूशियल मानी जाती है। जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के आशंका व्यक्त की जा रही हो, तमाम तैयारियों को लेकर के सवाल उठे सेकंड वेव में, तो मनसुख मांडविया लो प्रोफाइल नेता है, काम करने में विश्वास करते हैं और बहुत मेहनती माने जाते हैं, जमीनी स्तर के नेता। तो उनका नाम भी पिछले काफी समय से चल रहा था कि कभी ना कभी जरूर ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरे जो वहां पे नितिन पटेल है, पिछली बार भी उनका नाम उछला था नितिन पटेल का, और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज भी गिनाई थी। रूपानी का नाम आने से पहले उनको ये लगा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी भी गिना दी थी, लेकिन बाद में चीजें बदली और उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और रूपानी को सीएम बनाया गया था। तो ये बड़े नाम है। अगर वहां पे स्थानीय तौर पे अगर वहां से विधायकों की बात की जाती है, नितिन पटेल का नाम एक विश्वसनीय नेता माने जाते हैं, वो भी लो प्रोफाइल और पुराने नेता हैं, तो उनका नाम भी है। लेकिन मनसुख मांडविया का नाम पिछले काफी दिनों से दिल्ली के सर्कल में घूम रहा था कि अगर सीएम बनने की गुजरात की अगली बारी आएगी तो मनसुख मांडविया उसमें प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और आने वाले 3-4-5 दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि क्या केंद्र से भेजा जाएंगे मनसुख मांडविया या कोई और, या स्टेट से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सीआर पाटिल का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए यहां पर जो दो बड़े नाम हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, हिमांशु अब आपके पास आते हुए, अगर गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलना ही था तो अचानक से इस तरह का फैसला कैबिनेट में इतना बड़ा प्रोफाइल देकर इन दोनों नेताओं को बीजेपी क्यों करती है? अपने आप में बड़ा सवाल है कि अभी हाल ही में उनको कैबिनेट में जगह दी गई हो और फिर यहां से उनको गुजरात भेज दिया जाए। तो अगर इन दो नामों को हटाकर हम नितिन पटेल, हालांकि उसमें मैं आऊंगी, नितिन पटेल और सीआर पाटिल, चूंकि सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 2 बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत चुके हैं अपना चुनाव, नवसारी से वो सांसद हैं, और सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए पहुंचे हुए थे तो समन्वय की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। तो क्या यह माना जा सकता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले, चुपचाप जो काम करने वाला शख्स है, अब उसकी बारी आ गई है यह अहम जिम्मेदारी देने की? हालांकि उम्र उनकी 65 साल है, लेकिन यकीनन भरोसा केंद्र का बहुत है सीआर पाटिल पर। मैं अभी आपको एक जिक्र कर रहा था 2017 के अंदर 16 में जब जीएसटी लागू किया गया था और उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, और सूरत में सबसे ज्यादा उसका विरोध था क्योंकि नवसारी सूरत रीजन के अंदर ही आती है और वहां 18 विधानसभा थी और 2012 में बीजेपी ने 16 विधानसभा सीटें वहां पे जीती हुई थी। बीजेपी को सबसे बड़ी बात यह थी, सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि उनको डर था कि कहीं सूरत रीजन में सीटें घट गई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा अमित शाह ने उनको दी थी और उन्होंने कहा था कि सीटें बरकरार रहेंगी, आप उसकी चिंता ना कीजिए। और 2017 के अंदर 12 में जो है 16 सीटें जीती और 2017 में 18 में से 17 सीटें जीत ली थी। यह एक बड़ी चीज थी क्योंकि 99 सीटों पर बीजेपी तब आ गई थी और क्योंकि मैजिक नंबर से 7 नंबर ज्यादा थे। अगर सूरत में वो नुकसान हो जाता तो वो बीजेपी के लिए यह कहा जा सकता है एक क्रूशल कड़ी थी जिस पर सीआर पाटिल ने मुहर लगा दी थी कि सीटें कम तो नहीं होंगी, ये इसकी जिम्मेदारी उनकी। उन्होंने एक सीट बढ़ाकर पार्टी को दी थी। 18 में से 17 सीटें जो है सूरत रीजन में जीती थी और इसी का इनाम जो है वो सीआर पाटिल को 2019 के बाद दिया गया था और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप याद कीजिए गुजरात की 8 जो है उपचुनाव हुए और 8 के अंदर विजय जो है वो बीजेपी को मिली थी। इस तरीके का प्रदर्शन तो शायद जब उपचुनाव हुए थे वो 6 महीने पहले, वो नतीजे शायद किसी को नहीं मिले होंगे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिले थे। जो बिल्कुल हिमांशु, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, मैं दोबारा आपके पास आती हूं। अशोक एक बार फिर से आपके सामने आते हुए, सीआर पाटिल का यहां पर जिक्र तो हो रहा है, यकीनन उनका जन्म हालांकि महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई टेक्निकल तौर पर गुजरात
शंकर सिंह वाघेला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। शंकर सिंह जी, विजय रूपाणी को बीजेपी ने हटा दिया है, अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में, किस तरह से आप देख रहे हैं इस नेतृत्व परिवर्तन को? देखिए, ये जो है दिल्ली का हाईकमान गुजरात की पार्टी और पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये चेंज फॉर बेटर नहीं है, चेंज फॉर वर्स्ट है। कोई भी एमएलए अगर नॉन एमएलए है तो उसको एमएलए बनना पड़ेगा। तो मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि शायद वो असेंबली भंग करके यूपी के साथ चुनाव गुजरात के भी ला दे तो कोई नई बात नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है गुजरात में, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सीधा दिल्ली से चलता है, पूरा कंट्रोल दिल्ली का है। यहाँ रूपाणी हो कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। फ्री हैंड है नहीं किसी को काम करने का। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो अब तक रहे हैं विजय रूपाणी, उनकी ओर से भी कहा गया है, देखिए नेतृत्व और चेहरा गुजरात में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होता है, उन्हीं के करिश्माई नेतृत्व की बदौलत हम लगातार जीतते रहे हैं चुनाव। तो चेहरा कोई भी बदला जाए, मोदी जी के नाम को आगे करके वहां पर गुजरात में फिर जाएगी इलेक्शन में। शंकर सिंह जी, इस समय गुजरात में हिसाब किताब हो जाएगा। कोई भी चेहरा परमानेंट किसी का नहीं होता है, तो एक्ट होता है। एक्ट जो है वो कोरोना में सबको पता है कितने लोग मर गए, कैसे मर गए, महंगाई, बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो खत्म हो गया मामला, वो मतलब वो क्याओस है, क्याओस। ये फेस सेविंग है। अपने आप को बचाने के लिए मुख्यमंत्री का सेक्रीफाइस करो और मुख्यमंत्री को वही ब्रीफ दी जाती है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यानी कि इनका काम पक्का है। आज रात को लोग बैठेंगे, कल सुबह असेंबली की एमएलए की मीटिंग बुलाएगी, कोई प्रपोज करेंगे। आपको क्या लग रहा है अगला चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये तो मतलब वो जो गुजराती में बोलते हैं कि कोथरे में से बिलाड़ा निकलना, कुछ भी निकलेगा। इनका ऊपर तय है। ये तो एक्सरसाइज है, कर्म कांड है, क्रिया कांड है, फॉर्मेलिटी। इससे फर्क नहीं पड़ना है। गुजरात तो वर्स्ट बनता जा रहा है, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, प्रधानमंत्री खुद यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतनी खराब हालत है। आईसीयू में पूरी गवर्नमेंट चली गई है, देयर इज नो वे आउट। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी सरकार ये निर्णय ले सकती है कि असेंबली भंग करके उत्तर प्रदेश के साथ ही जो 2022 के शुरुआती में फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे उसको यानी कि 6 महीने पहले ही चुनाव करवा सकती है। इसके पीछे का कारण क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपने ही ये बात की। कारण का सवाल ही नहीं है। यहाँ सीएम कोई भी होगा, जीतने का भी सवाल प्रॉब्लम होगा। बीजेपी की हालत इतनी खराब है गुजरात में, गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब है, कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस पार्टी है और चेहरा किसी का एक बार बार तो यूज करने से फर्क नहीं पड़ता है। लोग अभी रियली फेड अप बाय द गवर्नमेंट रोल जो भी है इनका प्ले करना है, खत्म मामला। मतलब गुजरात में पूरे देश में ये हालत है और गुजरात का टेस्ट तो बहुत खराब हो रहा है। इतने लोग यहाँ, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, पूरा कंट्रोल वही से दिल्ली से। वाघेला जी, आप खुद जनसंघ में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रहे। ऐसे में बीजेपी ने ये फैसला इसलिए किया है, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल कोरोना काल के बाद जिस तरह की स्थिति निकली थी उसने एक अच्छी छवि सरकार की नहीं रखी थी। इसी वजह से मुख्यमंत्री का बदला जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की यह ख्वाहिश है बीजेपी की, और अब चेहरा बदल के नए चेहरे के सहारे वो जाएगी 2022 में इलेक्शन में। एक गुजरात से खराब हालत यूपी की रही, यूपी के दिल्ली की रही, पूरे देश की कोरोना में खराब हालत रही और खराब हालत ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। गुजरात चीफ मिनिस्टर वॉज हेल्पलेस। पूरा जो भेजने थे मेडिसिन नहीं भेजी, कंट्रोल करके भेजा गया। मतलब ये तो कोई राज्य का मतलब ही नहीं है। पूरी गवर्नमेंट दिल्ली से हाईकमान से चलती है। अपना जो सीधा अगर आदमी थोड़ा भी गड़बड़ करेगा तो गेट आउट। और ये जो ईगो है ना, वो ईगो पार्टी को भारी पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल आर फेड अप विद द बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शंकर सिंह जी, आपसे हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हिमांशु। वाघेला जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये सब तय है। एक चीज चित्रा जरूर वाघेला जी से पूछनी चाहिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तब उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी और उनके बेटे जो है शायद बीजेपी से चुनाव लड़े थे। तो उन्होंने उस वक्त क्या बीजेपी की हेल्प नहीं की थी जब कांग्रेस वहां पे जीत सकती थी? एक ऐसा मौका था बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, कि वो सच में चुनाव जीत सकती थी, तो वो 2017 था। महेंद्र सिंह कैंडिडेट नहीं थे, बीजेपी नहीं लड़ी थी और उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी चुनाव से कुछ दिन पहले। अलग पार्टी नहीं बनाई थी, एक गलत इंप्रेशन है।
एक फॉर्मेलिटी थी, एक फ्रंट था, पार्टी हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी अलग थी, इसके निशान पर लोग लड़े थे, इनका कैंपेन जरूर किया था। लेकिन उस समय कांग्रेस के सो कॉल्ड हाईकमान जो भी थे, इनकी इच्छा थी कि भाई यहाँ भी सरकार नहीं बनानी है। इसके बाद फिर जो हुआ, एमएलए जब चले गए, बाकी सब 8 लोग बाद में भी चले गए, सबको पता है आपको, उसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा महेंद्र सिंह अभी बीजेपी में नहीं है, धोखाधड़ी करके इनके लिए गए, झूठ बोलकर लिए गए थे और वो कैंडिडेट नहीं थे। और हमने कांग्रेस का बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं किया था, न नेगेटिव न पॉजिटिव। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वोटर्स का रोल, पार्टी का रोल। ठीक है शंकर सिंह वाघेला जी, ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ देखिए बूथ विजय अभियान अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इसको जारी किया जा रहा है, लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। उसी दौरान गुजरात के सीएम का इस तरह से इस्तीफा हो जाना, यानी कि बीजेपी तो लगातार लगी हुई है। ऐसे में 2022 के लिए बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से आपको लग रहा है कि कौन चुनौती गुजरात में उसको दे पाएगा? देखिए 77 में इंदिरा जी थी, उस समय इमरजेंसी थी, सामने लोग जेल में थे, कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी बाद में बनी, लोग लड़े चरण सिंह जी की लोकदल से, इनके निशान पर लड़े, बाद में जनता पार्टी बनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, और काफी अच्छी मेजोरिटी आई। यानी कि सामने कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं है, लोग जो है ना, डेमोक्रेसी जो है ना, वो सामने है। और बीजेपी तो पीपल होते हैं, पार्टी नहीं होती है। लोगों के दिमाग में बीजेपी का हाल बहुत खस्ता है, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई हो या कोरोना हो। शुक्रिया साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपका नाम चर्चा में सबसे आगे है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बधाई स्वीकार करेंगे? आपके नाम पर मोहर लग गई है या थोड़ा इंतजार करेंगे? वो समाचारों से बधाई लेना ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। आपकी शुभकामना है ऐसा जरूर हम कहें। हाल ही में आपको कैबिनेट मंत्री बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है पुरुषोत्तम रूपाला जी। ऐसे में अचानक से चूंकि इस्तीफा हो जाना विजय रूपाणी जी का और उसके बाद आप लोगों का नाम चर्चा में आना, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप गुजरात वापसी के लिए तैयार हैं? ये सवाल उसी हिसाब से मैं उसमें पद की रेस में हूँ, इस प्रकार के सवाल के जवाब में मैं नहीं दे रहा हूँ। पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मा दिया है वो हम निर्वहन कर ही रहे हैं, आगे भी कर। आपने सादगी से अपनी बात तो बता दी, लेकिन ये बताइए विजय रूपाणी जी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात की जनता ये जानना चाह रही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? वो बहुत ही टूंक समय में ही, मतलब समय गवाए बिना ही पार्टी के वरिष्ठ लोग इस पर मंथन करने बैठ ही गए हैं। जल्द ही नया नाम, नए नेता का नाम लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम जी, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हिमांशु जी। रूपाला जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूं मैं आपको हमेशा वैसे तो टाइगर कह के ही संबोधित करता हूं, आपको पता ही है ये बात। सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि विजय रूपाणी को हटाना पड़ गया? क्या पार्टी नेतृत्व उनके काम से खुश नहीं थी? संगठन और सरकार के बीच में बहुत कोऑर्डिनेशन की कमी थी? आप लोगों की भी नाराजगी बहुत लंबे समय से चल रही थी। क्या रूपाणी पार्टी के काम पर बिल्कुल फिट नहीं बैठे कि आपको एक का एक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और अब नया मुख्यमंत्री? मैं मानता हूं कि इसको सरल तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो ये एकाएक हुई घटना नहीं है। विजय भाई ने भी 5 साल तक ये सीएम पद का जिम्मा निर्वहन किया है। 5 साल तक का टेन्योर, ये कोई छोटा टेन्योर इसमें नहीं मानना चाहिए। और जैसे विजय भाई को एक नए नेतृत्व के रूप में पार्टी ने पसंद करके प्रयोग किए थे, ऐसे ही पार्टी और नए नेतृत्व के बारे में सोचती होंगी और सोचा होगा। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल है आपके लिए। अशोक पूछिए।